हेलो गाइज, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और आप लोगों का स्टडी भी इसी तरीके से चल रहा होगा। तो गाइज आज हम लोग बीएससी नर्सिंग का बहुत ही इम्पोर्टेंट सेशन करने वाले हैं। ये जो आपका चैप्टर होने वाले हैं वो है आपका बायोमोलिक्यूल्स का एक इम्पोर्टेंट सेशन करने वाले हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट सेशन होने वाला है। आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पे नए आए हैं या पहली बार आए हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। आपको ऐसे ही हम जो है इम्पोर्टेंट सेशनों का जो है एमसीक्यू कराते रहेंगे, तो इसके लिए आप लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। चलिए करते हैं आज के सेशन को स्टार्ट। तो ये रहा आपके सामने पहला क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है आप लोगों से। निम्न में कौन सी प्रोटीन जंतुओं में बहुतता से होती है, यानी कि कौन सी प्रोटीन ऐसा है जो जंतुओं में सबसे ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है। ऑप्शन को देखते हैं। ऑप्शन ए में है आपका कोलेजन, ऑप्शन बी में है लेक्टिन, ऑप्शन सी में है इंसुलिन, ऑप्शन डी में हीमोग्लोबिन। तो क्या हम पर क्या होगा राइट आंसर। तो देखिए गाइज, इसका जो करेक्ट आंसर होगा हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि कोलेजन। ठीक है, कोलेजन नामक प्रोटीन जो होता है मनुष्यों में सबसे ज़्यादा मात्रा में होती है। ठीक है, याद रखिएगा। ऑप्शन बी में है लेक्टिन, ये भी प्रोटीन है लेकिन जो है ये जो है सबसे ज़्यादा मात्रा में नहीं होता है। ठीक है, और उसके बाद ऑप्शन सी में है आपका इंसुलिन। इंसुलिन हम लोगों को पता है कहाँ से निकलती है। इंसुलिन जो है ये निकलती है हमारे पेंक्रियाज से, लेकिन ये सबसे ज़्यादा मात्रा में नहीं होता है। इंसुलिन भी एक प्रोटीन होती है लेकिन सबसे ज़्यादा मात्रा में हमारे शरीर में नहीं पाए जाते हैं, आवश्यकता के अनुसार से निकलते हैं। ऑप्शन डी में है आपका हीमोग्लोबिन। ठीक है, हीमोग्लोबिन जो होते हैं हम लोगों को पता है हमारे रक्त में हीमोग्लोबिन नामक वो क्या पाए जाते हैं, प्रोटीन पाए जाते हैं, लेकिन ये हमारे बहुत मात्रा में नहीं होते हैं कॉलेजेस से। ठीक है, चलिए मिलते हैं बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है, ये रहा आपके सामने अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है निम्न में से कौन जो है, अच्छा एक सेकेंड, निम्न में कौन क्षारीय एमिनो अम्ल को पहचानिए। निम्न में कौन जो है क्षारीय एमिनो अम्ल है उसको पहचान करना है आप लोगों को। ऑप्शन ए में है ग्लूटामिक अम्ल, ऑप्शन बी में है आपका लाइसिन, ऑप्शन सी में है वेलिन, ऑप्शन डी में है टायरोसिन। क्या होगा राइट आंसर। कौन जो है एमिनो अम्ल जो है क्या है, क्षारीय हैं। तो याद रखिएगा इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, लाइसिन जो है आपका एक क्षारीय एमिनो अम्ल होते हैं। ठीक है, लाइसिन क्या होते हैं आपका क्षारीय एमिनो अम्ल होते हैं। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है निम्न में कौन सी ग्लूकोज परिवाहक इंसुलिन निर्भर है। क्या पूछा जा रहा है, कौन सा ग्लूकोज परिवाहक इंसुलिन निर्भर है। तो ग्लूट 1, ग्लूट 2, ग्लूट 3, ग्लूट 4 क्या होगा राइट आंसर। तो इसका जो करेक्ट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, ग्लूट 4 जो है क्या है, ग्लूकोज परिवाहक इंसुलिन निर्भर है। ठीक है, लेकिन ऑप्शन एक और ऑप्शन दो में जो दिया है, ऑप्शन एक और ऑप्शन दो में जो दिया है ये होता है ट्रांसफर, समझ गए। ये क्या होते हैं, ग्लूकोज ट्रांसफ़र प्रोटीन होते हैं। याद रखिएगा, लिख देते हैं यहाँ पर। क्या होते हैं ये, ग्लूकोज ट्रांसफ़र प्रोटीन होते हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि मानव इंसुलिन के दो पेप्टाइड आपस में जो किसके द्वारा संयोजित रहते हैं। मानव इंसुलिन के दो पेप्टाइड आपस में किसके द्वारा संयोजित रहते हैं, ये आपको बताना है। मानव इंसुलिन के दो पेप्टाइड आपस में किसके द्वारा संयोजित रहते हैं। देखिए इसका जो करेक्ट आंसर, हम पहले इसको जो है ना व्याख्या कर देते हैं, उसके बाद जो है ना इसके बारे में आपको बताते हैं क्या होगा राइट आंसर। ठीक है, देखिए इस तरीके से क्या होती है, इसकी चेन पाई जाती है। ठीक है,
इसकी इस तरीके से क्या पाई जाती है, पॉलीपेप्टाइड की 2 चेन पाई जाती है, ठीक है। और ये जो मिले होते हैं ना, इंसुलिन जो मिले होते हैं, जो 51 एमिनो अम्ल से बन करके बने होते हैं। याद रखिए कितने अमाइनो एसिड्स, 51 एमिनो अम्ल, ठीक है, से मिल करके बने होते हैं, ठीक है, 51। और एक होता है आपका 21 और दूसरा होता है 30, ठीक है। एक चेन कितने का मिल करके बना होता है, 21 से, और दूसरे चेन जो मिल करके बना होता है कितने से, 30 से, ठीक है। इस तरीके से हो जाएगा 51। और जो है जिसमें 2 पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएँ होती है, ये आपको दिख रहा है, 2 पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएँ दिख रहा होगा, ठीक है। और इन दोनों के बीच में आपस में जो बंद होते हैं, इनके बीच में जो आपस में बंद होते हैं, वो कौन सा बंद होता है, वो होता है फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड, ठीक है, याद रखिएगा। कौन सा बॉन्ड होता है, फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड। तो ऑप्शन नंबर डी जो इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, हमारे शरीर में एंटीबॉडीज कॉम्प्लेक्स होती है। हमारे शरीर में एंटीबॉडीज क्या होते हैं, कॉम्प्लेक्स होते हैं, किसके कारण होते हैं, स्टेरॉइड्स का, प्रोस्टेग्लैंड्स का, ग्लाइकोप्रोटीन्स का, लिपोप्रोटीन्स का। हमारे शरीर में जो एंटीबॉडीज होते हैं कॉम्प्लेक्स, वह होते हैं। तो याद रखिएगा इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। हमारे शरीर का जो एंटीबॉडीज होते हैं उसमें क्या पाए जाते हैं, ग्लाइकोप्रोटीन्स पाए जाते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी जो इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, यहाँ पे देखिए अगला प्रश्न लिखा है, निम्न में कौन सा सरल एमिनो अम्ल है। निम्न में कौन सा जो है सरल एमिनो अम्ल है, कौन सा जो है सरल एमिनो अम्ल है, सबसे सरल एमिनो अम्ल कौन सा है, एनिन, एस्पेरोजीन, ग्लाइसिन या टायरोसिन। सबसे सरल एमिनो अम्ल पूछ रहा है, कौन सा होगा। तो याद रखिएगा इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी जो है राइट आंसर होगा। ग्लाइसिन जो है क्या है आपका सबसे सरल एमिनो अम्ल है, ठीक है, याद रखिएगा। और देखिए अगर आपसे पूछें एमिनो अम्ल का सूत्र क्या होता है, बार बार आ रहा है एमिनो अम्ल एमिनो अम्ल, तो एमिनो अम्ल का सामान्य सूत्र जो होता है बीच में क्या होता है, सेकेंड, बीच में होता है आपका कायरल कार्बन, सबको पता है। यहाँ पे आपका एमाइनो एसिड होता ही नहीं होता है NH3, तो जिस पे प्लस चार्ज होते हैं, और ये पे क्या है आपका कार्बोक्सिलिक अम्ल होते हैं। यहाँ पे आपका हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं, और इधर आपका R समूह होते हैं ना। R क्या है आपका, R क्या होता है, एल्काइल या एरिल समूह होता है। R क्या होता है, एल्काइल या एरिल समूह होता है, ठीक है। और लेकिन ग्लाइसिन के केस में देखा जाए तो R समूह किसके लिए होते हैं, हाइड्रोजन के लिए होते हैं, ठीक है। ग्लाइसिन के लिए देखा जाए तो ये एमिनो अम्ल अगर ग्लाइसिन के लिए देखा जाए तो क्या होता है, R के जगह पे क्या होता है, तो हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, ठीक है। ऐसे तो ये एल्किल समूह के लिए है या एरिल समूह के लिए है, लेकिन ग्लाइसिन के केस में क्या होता है, यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, इसलिए ये इसमें क्या होते हैं, सबसे साधारण होते हैं। ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या है, कोलेजन है। कोलेजन क्या है, रेशेदार प्रोटीन है, गोलाकार प्रोटीन है, लिपिड है या कार्बोहाइड्रेट है। सबको पता है इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। ये कोलेजन जो है एक रेशेदार प्रोटीन है जिसको फाइब्रल प्रोटीन भी कहा जाता है, ठीक है। रेशेदार प्रोटीन या फाइब्रल प्रोटीन, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या है, कौन आवश्यक एमिनो अम्ल है।
अब पूछ रहा है आप लोगों से आवश्यक अमीनो अम्ल, कौन सा आवश्यक अमीनो अम्ल है। अच्छा देखिए, हमारे शरीर में 20 टाइप के अमीनो अम्ल होते हैं ना, 20 प्रकार के अमीनो अम्ल होते, अमीनो एसिड होते हैं। तो इसमें आपको कौन सा अमीनो अम्ल जो है क्या होता है, आवश्यक होता है। देखिए, कुछ ऐसे अमीनो अम्ल होते हैं जो हमारे शरीर खुद ब खुद बना लेते हैं, ठीक है, उसका निर्माण खुद कर लेते हैं। लेकिन कुछ ऐसे अमीनो अम्ल होते हैं जिसका हम लोगों में शरीर में निर्माण नहीं हो पाता है, तो वो क्या कहलाते हैं, आवश्यक अमीनो अम्ल कहलाते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है फिनाइलएलिन, फिनाइलएलिनिन, फिनाइलएलिनिन दिख रहा है। ये जो होते हैं आपका आवश्यक अमीनो अम्ल है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी जो इसका करेक्ट आंसर होगा। और बाकी बात सेरिन हो गया, एस्पार्टिक अम्ल हो गया, लाइसिन हो गया, इसका जो है निर्माण हमारे शरीर में खुद ब खुद हो जाते हैं, ठीक है। लेकिन फिनाइलएलिनिन को जो है हमको बाहर से खाने द्वारा लिया जाता है, तो ये आपका आवश्यक अमीनो अम्ल हो जाता है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, जैसे जैसे आयु में वृद्धि होती है मानव नर के बाल पतले होते चलते हैं। क्वेश्चन को समझना है। जैसे जैसे आयु जो है वृद्धि होती है मानव नर के बाल पतले होते चलते जाते हैं, ठीक है। यह निम्न में से किसके कारण होता है। जब हम लोग बड़े होते जाते हैं और हम लोगों का बाल पतले होते जाते हैं, झड़ने लगते हैं, यह किसके कारण होती है। ऑप्शन ए में है आपका रक्त की पूर्ति के कारण, और ऑप्शन को देखते हैं तो यहाँ पे समझ लीजिए। और अगला प्रश्न ऑप्शन है प्रोटीन के संश्लेषण के कारण, ऑप्शन सी में है ग्लाइकोजन के संश्लेषण के कारण, ऊर्जा उपलब्धता के कारण। क्या होगा राइट आंसर, किसके कारण हमारे बाल झड़ते हैं। तो याद रखिएगा, इसका जो करेक्ट आंसर होगा आपका प्रोटीन संश्लेषण के कारण, ठीक है। हम लोगों के शरीर में क्या होता है, प्रोटीन की कमी हो जाती है, नहीं लगती है, जिसके कारण से है क्या होता है, हमारे बाल झड़ने लगते हैं, ठीक है। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, समयुग्मी प्रोटीन्स क्या है, समयुग्मी प्रोटीन्स जिनमें कार्बोहाइड्रेट प्रास्थैतिक वर्ग के रूप में उपस्थित होते हैं कहलाती है। या फिर इसी क्वेश्चन को दूसरे तरीके से दिया है, कार्बोहाइड्रेट रूपी प्रास्थैतिक वर्ग वाली युग्म प्रोटीन्स कहलाती है, क्या कहलाती है, ये आपको बताना है। यहाँ पे देखिए आपका ऑप्शन दिया है 4 ठो, ठीक है, क्या कहलाता है ये आपको बताना है। ऑप्शन ए में है आपका क्रोमोप्रोटीन्स, ऑप्शन ए में दिया है क्रोमोप्रोटीन्स, ऑप्शन बी में दिया है ग्लाइकोप्रोटीन्स, ऑप्शन सी में है लिपोप्रोटीन्स, ऑप्शन डी में दिया है न्यूक्लियोप्रोटीन्स। समयुग्मी प्रोटीन्स जिसमें कार्बोहाइड्रेट प्रास्थैतिक वर्ग के रूप में व्यवस्थित रहते हैं क्या कहलाते हैं, कौन सा प्रोटीन्स कहलाएगा। याद रखिएगा, इसका जो करेक्ट आंसर होगा ग्लाइकोप्रोटीन्स, ठीक है, ग्लाइकोप्रोटीन्स सी कहलाते हैं, ठीक है। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, मूल प्रोटीन्स के क्या क्वेश्चन है, मूल प्रोटीन्स के उस भाग की द्वितीयक संख्या जो कोशिका झिल्ली द्वारा द्विस्तरीय लिपिड से धंसा होता है। मूल प्रोटीन्स के उस भाग की द्वितीयक संख्या जो कि क्या कोशिका झिल्ली में की द्विस्तरीय लिपिड से में धंसा होता है, वह कौन सा है, ये आपको बताना है। अल्फा स्ट्रैंड या फिर बीटा बैंड, ऑप्शन सी में है आपका अनियमित कुंडल, ऑप्शन ए में डी में है आपका हेलेक्स, अल्फा हेलेक्स। तो याद रखिएगा, इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, सॉरी बी होगा, बी बीटा बैंड, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या होगा, बीटा बैंड होगा, ठीक है। ले बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, प्रोटीन में विविधता हो अगला प्रश्न क्या है,
प्रोटीन में विविधता निम्न में से किसी विविधता के कारण होती है। यानी कि निम्न में प्रोटीन विविधता निम्न में किसकी विविधता के कारण होती है, या निम्न में से मुख्यतः किसकी विविधता के कारण प्रोटीन में अत्यधिक विविधता पाई जाती है। देखिए एक ही क्वेश्चन को दो बार जो है पलटा पलटा कर दे दिया है, तो इसका राइट आंसर बताना है। यहाँ से क्वेश्चन आपका शुरू है, ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन शुरू है। प्रोटीन में विविधता निम्न में से किसकी कम विविधता के कारण होती है, या फिर निम्न में मुख्यतः किसकी विविधता के कारण जो है प्रोटीन अत्यधिक विभिन्नता पाई जाती है। ऑप्शन है आपका एमिनो अम्ल की अमीन वर्ग पर, ऑप्शन बी में है आपका एमिनो अम्ल की आर वर्गों पर, ऑप्शन सी में है प्रोटीन अणु के अमीनो श्रृंखला पर, ऑप्शन डी है आपका पेप्टाइड बांधों पर। किस पर निर्भर करता है प्रोटीन में विविधता जो निर्भर करता है किसके कारण से होती है। याद रखिएगा इसका जो करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। इसी के कारण प्रोटीन अणुओं में जो अमीनो अम्ल की श्रृंखला पाई जाती है, इसी के कारण क्या होती है प्रोटीन में विभिन्नता दिखलाई देते हैं, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला क्वेश्चन यहाँ से आपका क्या होगा, एक जंतु कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण होता है, ठीक है। अगला प्रश्न क्या है, एक जंतु कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण होता है, कहाँ पे होता है प्रोटीन का संश्लेषण, ये आपको बताना है। जंतु कोशिका में प्रोटीन का संश्लेषण कहाँ पे होता है आपको ये बताना है। केवल कोशिका द्रव में, कोशिका द्रव के साथ साथ केंद्रक में केंद्रिका में, ऑप्शन सी में है आपका कोशिका द्रव के साथ साथ माइटोकॉन्ड्रिया में, ऑप्शन डी में है केवल केंद्रक कला से जुड़े राइबोसोम पर। अच्छा, आप लोगों सेल चैप्टर तो ज़रूर पढ़े होंगे, है ना, वहाँ पे आपको बताया होगा राइबोसोम क्या किसका फॉर्मेशन करता है। राइबोसोम द्वारा किसका फॉर्मेशन होता है, प्रोटीन्स का। अच्छा, प्रोटीन गलती लिखा गया है। प्रोटीन्स का संश्लेषण करता है राइबोसोम, किसका संश्लेषण करता है, प्रोटीन का। और प्रोटीन कोशिका में जो है कहाँ पे होता है, वो होता है आपका केंद्रक कला से जुड़े राइबोसोम पर होता है, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया में भी होता है लेकिन उतना मात्रा में नहीं होता है, ठीक है। ऊर्जा उत्पादन के लिए ही होता है, लेकिन यह जो होता है हमारे शरीर में वृद्धि के लिए होता है राइबोसोम पर, ठीक है। कहाँ से, केंद्रक कला से जुड़े राइबोसोम। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। ले बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। पेरेनोइड्स बने होते हैं, अगला प्रश्न क्या है, पेरेनोइड्स बने होते हैं, किसके बने होते हैं, प्रोटीन्स केंद्रक व स्टार्च शीत के, प्रोटीन केंद्र व स्टार्ची शीत के। ऑप्शन बी में है प्रोटीन्स की ओर मध्य वसा स्थित घेरा होता है। उसके बाद ऑप्शन सी में है स्टार्च की कोर प्रोटीन शीत से घिरी होती है। ऑप्शन डी में आपका न्यूक्लिक अम्ल की ओर प्रोटीन शीत घिरी होती है। क्या होगा राइट आंसर, प्रोटीन बने होते हैं, पेरेनोइड्स बने होते हैं, किसके बने होते हैं, तो याद रखिएगा इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, प्रोटीन केंद्र व स्टार्ची शीत की, ठीक है। प्रोटीनी केंद्र व स्टार्ची शीत के पेरेनोइड्स बने होते हैं। पेरेनोइड्स क्या होते हैं, एक गोलीय प्रोटीन होते हैं जो स्टार्च से घिरे रहते हैं, ठीक है। क्या होते हैं, एक गोलीय प्रोटीन होते हैं, ठीक है। ये क्या होता है, गोलीय प्रोटीन होते हैं। ले बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। अच्छा, अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न है यहाँ से आपका अगला प्रश्न है एमिनो अम्ल उत्पन्न होते हैं। एमिनो अम्ल कैसे उत्पन्न होते हैं ये आपको बताना है। प्रोटीन से, वसा अम्ल से, आवश्यक तेलों से, अल्फा कीटोन अम्लों से प्रोटीन कैसे उत्पन्न होते हैं, तो याद रखिएगा इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी जो इसका करेक्ट आंसर होगा।
अल्फा कीटोन अम्लों से उत्पन्न होते हैं क्या एमिनो अम्ल। अच्छा देखिए, एमिनो अम्ल का तो चित्र आप लोगों को बता दिए हैं, आई होप आप लोग को समझ में भी आएगा होगा। हेलो फ्रेंड्स, ये थे हमारे आज के लास्ट प्रश्न। आई होप क्लास अच्छा लगा होगा। इसी ही इम्पोर्टेंट सेशन का क्लास करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। कमेंट में ज़रूर लिखिएगा आपको क्लास कैसा लगा। अगर अच्छा लगा हो तो मोटिवेटेड चीज़ ज़रूर लिखिएगा। चलिए मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए इजाज़त, बाय बाय, टेक केयर।